कांग्रेस का फीडबैक कार्यक्रम जारी। मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रभारी सीएम हाउस में ले रहे हैं संभागवार बैठक। माउंट आबू में बीजेपी की चिंतन बैठक में बनी चुनावी रणनीति। स्वराज यात्रा की समापन सभा में नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। भाजपा ने रखा 4 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य। सावन के आगाज के साथ छोटी काशी में गूंजे शिव के जयकारे। मंदिरों में जलाभिषेक और कांवड़ यात्राओं का चल रहा है दौर। बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर लापरवाही की भेंट चढ़ा गरीबों का गेहूं। गोदाम होने के बावजूद खुले में रखने से खराब हुआ गेहूं। और चूरू के देवेंद्र झाझड़िया ने रचा इतिहास। पैरा ओलंपिक विश्व चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री ने दी बधाई। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कवायद जारी है। प्रदेश प्रभारी कामत और मुख्यमंत्री आज भी सीएम हाउस में संभागवार बैठक ले रहे हैं। आज जयपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग का फीडबैक लिया जा रहा है। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर संभाग वाइज लिए गए फीडबैक में प्रदेश प्रभारी गुरदास कामत के सामने प्रदेश के नेताओं के बीच फूट फिर से सामने आ गई। अजमेर संभाग के फीडबैक के दौरान मसूदा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रामचंद्र चौधरी ने यहां तक कह दिया कि अजमेर जिले से सचिन पायलट को टिकट ना दिया जाए। पायलट को बाहरी नेता बताते हुए चौधरी ने मांग की। वहीं सांसद ज्योति मिर्धा ने रूपाराम डूडी और विधायक जाकिर हुसैन गैसावत को लेकर आरोप लगाए कि ये दोनों विधायक उनसे बैर रखते हैं। तो वहीं डूडी और गैसावत ने ज्योति मिर्धा को लेकर कहा कि मिर्धा नागौर में समानांतर सरकार चला रही हैं। कुल मिलाकर अजमेर संभाग के फीडबैक के दौरान नेताओं में फूट खुलकर सामने आई। वहीं फीडबैक के दौरान गुरदास कामत के सामने विधायक जाहिदा ने सांसद रतन सिंह पर आरोपों की बौछार कर दी। गोपालगढ़ कांड को लेकर भी जाहिदा ने रतन सिंह को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। और इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा। योगेंद्र जी, संभागवार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन से लगातार बैठकें हो रही हैं। आज की अगर बात की जाए तो किस किस संभाग की बैठक हुई और क्या कुछ रहा आज की बैठक में? देखिए, अभी सुमित बात की जाए बैठक की तो वही मुख्यमंत्री निवास पर बैठकें चल रही हैं और अभी जयपुर संभाग की बैठक चल रही है। सबसे पहले यहाँ पे दौसा को बुलाया गया, उसके बाद अलवर। दौसा अलवर की मीटिंग के बाद में अब जयपुर शहर की कुछ अंतिम चरण में है और इसके बाद जयपुर शहर की बैठक अब शुरू होने वाली है। जयपुर देहात की बैठक इसके बाद होगी। सीकर और झुंझुनू भी होंगी। यहाँ पे जो जिस जिले के नेता हैं वो काफी जुड़े हुए हैं। अगर बात करें अब तक की जो बैठकें हुई हैं उनमें तो अलवर की जो बैठक है उसमें दुरू मियां जो हेल्थ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट के और भंवर जितेंद्र सिंह केंद्रीय खेल राज्य मंत्री हैं, दोनों ही बैठक में नहीं आए थे। ये एक चर्चा का विषय रहा। साथ ही अगर बात करें दौसा की तो दौसा की बैठक में किरोड़ीलाल मीणा काफी हद तक चाह रहे कि हमारे ही कुछ लोग हैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किरोड़ीलाल के भी सेन लगाते हैं। किरोड़ीलाल को लोग के साथ भी रहते हैं ताकि हमें अगर किसी पार्टी का टिकट मिलता है, कांग्रेस से टिकट मिलता है तो किरोड़ी हमारा विरोध नहीं कर सके। इस तरह से दोनों हाथों में लड्डू रख रहे हैं जो संगठन के लिए ठीक नहीं है। अगर बात करें जयपुर शहर की तो शहर की बैठक जब शुरू हुई उससे कुछ देर पहले ही महेश जोशी यहाँ से निकल गए थे और वहां पे अभी ब्रजकिशोर और जो अन्य नेता हैं वो हैं। शहर कार्यकारिणी को और जो अंतर विवाद जो चल रहा है उसको लेकर के भी कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और कहा है कामत से कि अगर ये गुटबाजी खत्म नहीं होगी तो शहर में कांग्रेस को आपसी फूट खा जाएगी। इसे दूर करना बहुत जरूरी है। हालांकि कामत और मुख्यमंत्री ने यही बात कही है कि फिलहाल वक्त इस बात का है कि कांग्रेस एकजुट रहे और एकजुटता के लिए हमें छोटे मोटे जो गिले शिकवे हैं उन्हें दूर कर देना चाहिए। और शहर कार्यकारिणी और दूसरे लोगों के बीच में जो गतिरोध बना हुआ है, जो डिफरेंसेस हैं, उसको लेकर के भी लोगों ने साफ साफ कहा कि अब से पहले जब समय समय पर इस बात को लेकर के जब अवगत कराया गया तो उस वक्त आप लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया और जब 4 महीने चुनाव के बचे हैं, 3 से 4 महीने, तब इस स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही। तो जरूरत इस बात की है कि
उस जड़ को समझने की कोशिश करनी होगी कि आखिर ये विवाद का विषय क्या है और उसे दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। शीशराम ओला वहां पहुंच चुके हैं और राजेंद्र पारिक जो सीकर से विधायक और मंत्री दोनों हैं वो भी वहां पहुंच चुके हैं और इनके अब जिलों की बैठक होगी तो उसमें ये लोग शामिल होंगे। अन्य अभी इसके बाद जोधपुर संभाग की होनी है। जोधपुर संभाग के नेता वहां एकत्रित होने शुरू हो गए हैं। दिन भर ये अभी कवायद चलती रहेगी और जिस तरह से जो निकल करके आ रहे हैं लोग उनसे बात हो रही है उस पर सुमित यही कहना है लोगों का कि कामत कह रहे हैं कि किसी भी तरह की अगर कोई नाराजगी उसे दूर करना चाहिए। संगठन के हित में सबको एकजुट होकर के सोचना होगा और यही वजह है कि ब्लॉक और जिला अध्यक्ष को इसमें शामिल किया जा रहा है ताकि वो नीचे जाकर के ग्रास रूट पे बता सकें कि संगठन में जो ब्लॉक इकाइयां हैं उनकी भी कितनी अहमियत है और आगे आने वाला जो चुनाव होगा उसमें उन लोगों का काफी निर्णायक भूमिका होगी। सुमित, एक सवाल और यहाँ पर पूछना चाहूंगा, जिस तरह से फूट सामने आ रही है सभी नेताओं की, वरिष्ठ नेताओं ने तो कई वरिष्ठ नेताओं ने यहां तक कह दिया कि वो अब चुनाव लड़ने के इच्छुक तक नहीं है। तो जिस तरह से फूट सामने आ रही है, खुलेआम चुनाव नजदीक है, तो चुनाव पर क्या असर कुछ देखने को मिल सकता है इस फूट का? देखिए, निश्चित रूप से जब कहीं पे भी कभी भी किसी भी पार्टी में फूट होती है देखिए संगठन हमेशा सुमित एक निश्चित रूप से ये मानना होगा कि संगठन एक आधारभूत ढांचा है जिसमें वर्कर्स की टीम होती है, लीडर्स भी होते हैं, मार्गदर्शक भी होते हैं, सपोर्टर्स भी होते हैं। अगर उसमें कहीं भी कोई एक पिलर कमजोर होता है तो निश्चित रूप से आप ये नहीं मान सकते कि ये संपूर्ण बिल्डिंग है और इसमें हमें किसी भी तरह से कोई भी रिस्क ले सकते हैं। जब हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तो हम आगे कोई मंजिल बढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो वही बात यहां पे देखी जानी चाहिए कि अब से पहले अगर डिफरेंसेस की बात सामने आती, साल 2 साल पहले उन्हें दूर करने की कोशिश की जा सकती थी। इतनी जबरदस्त फूट अगर इस वक्त सामने आती है तो निश्चित रूप से संगठन के लिए घातक है ये और संगठन की मजबूती पर सवाल खड़े होते हैं। इन्हें दूर किए जाने की कोशिश की जानी चाहिए और भरत सिंह जैसा गंभीर आदमी जो कि नपे तुले शब्द कभी कभार बोलते हैं, कोई पे आरोप भी लगाते हैं तो मौन धारण करे रहते हैं, उस गंभीरता को समझने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि भरत सिंह, और हो सकता है कि कामत का बहुत ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा हो, लेकिन जो भरत सिंह के बारे में जानते हैं और वो ये समझते हैं कि भरत सिंह की गंभीरता और इस कद्र अगर कोई बात कही है तो निश्चित रूप से कांग्रेस में जो लोग जानते हैं भरत सिंह को वो समझ रहे हैं। ये चर्चा का विषय भी रहा कि इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और शायद सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, ये बात रात को बताया गया भी है कामत को कि भरत सिंह बहुत ही गंभीर प्रकृति के आदमी है। अगर उन्हें बहुत ही मूडी भी हैं, अगर उन्हें बिल्कुल भी अगर बात लगती है कि चुनाव नहीं लड़ना तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। और यह भी बताया गया है कि वहां से सीट भरत सिंह के अलावा कोई दूसरा निकाल भी नहीं सकता है। यह भी इस तरह की बात सामने आई है। तो भरत सिंह वाला जो मैटर है, इस पे रात को जो जानकारी मिल रही है, कामत, मुख्यमंत्री और चंद्रभान तीनों के बीच काफी मंथन भी हुआ है और ऐसा क्यों हुआ इस बात पर शायद उनसे वापस जानकारी भी मांगी गई है और इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश भी की जाएगी। तो ये जो नाराजगी है इसे दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और यहां देखिए सुमित, एक चीज सामने आ रही है, कार्यकर्ताओं को खुलकर सुनने की भी जो बात कामत कर रहे हैं, कोशिश जो कर रहे हैं, ये मुकुल वासनिक और कामत में दोनों में बेसिक अंतर जो सामने अभी नजर आ रहा है, ये कार्यकर्ता और नेता भी समझने लग गए हैं कि कामत और वासनिक में बहुत अंतर है। जो पहले चलता था वो नजरिया अब कामत का नहीं है। संगठन में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं और आगे आने वाले जो दिन हैं उसमें वस्तु स्थिति भी वैसे नहीं होगी जो पहले हुआ करती थी। सुमित जी, योगेंद्र जी, जिस तरह से कामत ने भरत सिंह के सवाल पर सीधा ये कह दिया कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं तो काफी लोग लाइन में बैठे हैं। दूसरी तरफ जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कह सकते हैं राहुल गांधी का जो उद्देश्य है युवाओं को जोड़ने का, उस पर पूरी तरह से अब पार्टी उस पर काम कर रही है, उस पर ध्यान है पार्टी का। उनका विजन, मार्गदर्शन उन्हीं का चल रहा है सारा। उनकी अपनी जो कोर कमेटी है, उनके लोग उन्हें प्लान देते हैं, उसके लिहाज से, उसके हिसाब से ये लोग काम करते हैं। और निश्चित रूप से राहुल गांधी की जो सोच है कि युवा पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। सुमित, ध्यान होगा कि 2013 में जो चुनाव होगा, 14 का जो चुनाव होगा, 65% जो मतदाता है वो 18 से 36 साल 37 साल की एज का है। तो निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल होगा उस पे फोकस करने की कोशिश करेगा, उस वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा जो
जो पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब तक के जो चुनाव उनमें साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि अपने सोच और समझ को आधार बना करके वो वोट डालेगा। यो नहीं कि रात को कहीं पे कुछ बंटवा दिया गया उपहार या फिर कुछ भी हो गया, उन चीजों को स्वीकार कर लिया। ये भारत की युवा पीढ़ी है, ये अपना पथ खुद तय करेगी, देखेगी, सोचेगी, समझेगी। तो इसी वजह से आपको देख रहे होंगे कि पहले के जो चुनाव थे और अब की बार जो चुनाव है, अब तक जो चुनाव है केवल राजस्थान और ये जिन राज्यों में हो रहे हैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, भले चाहे वो गुजरात के चुनाव हो या फिर दूसरे राज्यों के चुनाव हो, चाहे कर्नाटक के चुनाव हाल ही में जो है, आपको देखा होगा आपने कि वहां पे जो शीर्ष संगठन है कितने महीनों से पहले से तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी। उसकी वजह यही है कि सोशल मीडिया का जमाना है, युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, पहले की तरह नहीं है कि रात को कहीं भी गलियों में कुछ भी बंटवा दिया और उसके लिहाज से सुबह वोट डाल के। अगर वो भारत नहीं है, वो डेमोक्रेसी नहीं है, लोग समझ करके वोट डालेंगे। और यही वजह है कि राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि युवा पीढ़ी पर पूरी तरह से फोकस किया जा सके। जो पहली बार मतदान करेंगे या जो मतदाता है, जो केवल ये देखते हैं कि किसका विजन कैसा होगा, कौन हमारे लिए भविष्य में कारगर साबित होगा, देश के प्रति किसकी वफादारी है, कौन कैसे काम करेगा, किसका मिशन क्या है, कौन करप्शन को दूर कर सकता है, ये सारी जो चीजें हैं इन पे फोकस किया जा रहा है। और यही वजह है कि चाहे राजनीतिक दल में आप राहुल गांधी की बात करें या चाहे बीजेपी की बात करें, टोटली इस वक्त फोकस युवा पीढ़ी है। आप चाहे देख लीजिए नरेंद्र मोदी भी जहां पे भी जा रहे हैं, सभाएं में कॉलेजेस हैं, यूथ की जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं उनके बीच जाते हैं। वो वजह यही है कि युवाओं को अपनी गहरी छाप छोड़ करके उन्हें अट्रैक्ट कर सकें और अपने वोट में तब्दील कर सकें। सुमित जी, शुक्रिया योगेंद्र जी बात करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। थे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जो बता रहे थे कि संभाग वाइज फीडबैक लिया जा रहा है। कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है, 2 दिनों से बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इन बैठकों में जो फूट सामने आई है कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल सकता है आने वाले चुनाव में। एक आपसी नेताओं में आपसी फूट सामने आई है और साफ तौर पे अब वरिष्ठ नेताओं ने उन्होंने साफ कह दिया है कि अब जिसको चुनाव लड़ना है लड़ सकता है, जिसको नहीं लड़ना हो पीछे हट सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं युवाओं को तरजीह दी जा रही है, निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को मौका दिया जा रहा है, संभाग वाइज बैठक ली जा रही है और संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कंपनी मामलात राज्य मंत्री और अजमेर सांसद सचिन पायलट 2 दिवसीय केकड़ी दौरे पर हैं। पायलट सोमवार को देर शाम केकड़ी के ग्राम सांपला पहुंचे। सांपला में पायलट का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। पायलट ने यहां आयोजित चेक वितरण कार्यक्रम में शिरकत की और बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय और आस्था कार्डधारी परिवारों को अनुदान के चेक वितरित किए। रघु शर्मा भी पायलट के साथ मौजूद रहे। सचिन पायलट ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने आम लोगों को ध्यान में रखकर कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। पायलट आज भी कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। बुलेटिन में यहां वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। सियासी उठापटक से खेल की भागदौड़ तक, कोयले की तपिश से बॉक्साइट की चमक तक, शहर के कोलाहल से गांव की कानाफूसी तक, छोटी बड़ी हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। जन टीवी बिहार झारखंड। बातें कुछ सुनी कुछ अनसुनी, ये सब तुम्हारा करम है मेरे आका कि बात अब तक बनी हुई है। लम्हे कुछ कहे कुछ अनकहे, जब पिया है पत्थरों को तोड़कर पानी पिया है, बूंद भर एहसान भी मुझ पर समंदर का नहीं। एहसास कुछ छुए कुछ अनछुए। कलाकार बनाए नहीं जा सकते, कलाकार पैदा होते हैं। मैंने इतना डांस किया, जो मेरा टाइम था उससे मैं डबल डांस किया था। मिलिए मशहूर हस्तियों से जिनके फन और जज्बात से महक रहा है गुलिस्तान। सिर्फ जन टीवी पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैन मुनियों ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल को अधूरा बताया है। जैन मुनियों का कहना है कि मोदी के मॉडल में सिर्फ भौतिकवाद को ही बढ़ावा दिया गया है और उसमें आध्यात्मिक विकास की ओर गौर ही नहीं किया गया, और जब तक दोनों तत्वों को साथ में नहीं लिया जाएगा विकास सर्वांगीण नहीं होगा। जैन नागौर जिले के लाडनू में आचार्य तुलसी के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर होने वाले जैन महाकुंभ में देश के राजनीतिज्ञों को यह संदेश दिया जाएगा कि वे विकास का संपूर्ण मॉडल पेश करें। भी देश की सत्ता में काबिज होना चाहता है और विकास का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, पर विकास का मॉडल का अध्ययन करने के बाद में पता चल रहा है कि वो अधूरा है, क्योंकि उसमें भौतिक विकास पर गौर किया गया है, आध्यात्मिक विकास, इमोशनल विकास, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। जब तक इन दोनों तत्वों को साथ में नहीं लिया जाएगा तब तक। बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर गरीबों को वितरण के लिए आया हजारों बोरी गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। एक सप्ताह में 4 बार बारिश में भीगने के बाद इस गेहूं के संक्रमित होने का खतरा भी बन गया है और इसी गेहूं का आटा गरीबों में वितरण होना था। अब ये कैसे संभव होगा? वहीं दूसरी ओर स्टेशन पर ही एक गोदाम खाली पड़ा है, इसके बावजूद भी अनाज को खुले में पटक रखा है। इस मामले में अधिकारी भी एक दूसरे पर जिम्मेवारी का बहाना कर टाल रहे हैं। सरकार के जो एफसीआई गोदाम के कणक के यहाँ उतारी गई है लालगढ़ रेलवे स्टेशन पे, इसकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। वैसे तो राजस्थान के ऊपर ये सरकार चाहती है कि यहाँ पे समय काल पड़ता है और राजस्थान का काल का स्थान है कि पग पुगड़ धड़क ओटड़े बाहू बाइड मेर गिरतो बीरपुर ठाओ जैसलमेर। इस बीकानेर में काल का स्थान होते हुए भी इन किसानों की गाड़ी कमाई पसीने की जो गेहूं है, कणक है, वो एफसीआई गोदाम में अंदर डालने चाहिए, वो आज रेलवे स्टेशन पर लावारिस की तरह सड़ रहे हैं। ये पहले भी निर्देश थे, उनको फिर भी निर्देशित किया गया। तो स्पष्ट है कि उसको सुरक्षित रखना चाहिए, देख रेख अच्छे ढंग से होनी चाहिए, मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए। ये व्यवस्था का एक खामिया, व्यवस्था की कमी है। नहीं, वो उनका एक प्रश्न होगा कि कौन कौन से गोदाम किराए पे। जोधपुर के आरटीओ कार्यालय में अव्यवस्थाओं का आलम होने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। कार्यालय में भ्रष्टाचार का भी बोलबाला है। यहां बगैर कमीशन एजेंट के लाइसेंस जैसे काम करना लगभग असंभव है। कार्यालय में अधिकारियों की मौजूदगी भी ना के बराबर होती है। इतना ही नहीं, आम लोगों का कार्यालय में प्रवेश कर पाना भी बड़ी चुनौती है, जबकि कमीशन एजेंट बेरोक टोक कार्यालय में आते जाते हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले में आरटीओ कार्यालय में ऐसी अव्यवस्थाओं से सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो लिख के देना है, वो मैंने लिख के दे दी। या मैं कपड़े फड़ा के बैठा हूँ, यहाँ मार खा के बैठा हूँ, ठीक है ना। यहाँ अगर उसके बावजूद आरटीओ साहब कोई कार्रवाई नहीं करते, कार्रवाई हुई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई नहीं करता है। परिवहन विभाग में सब परेशानी है। यहाँ पे कोई भी काम बिना परेशानी के होता ही नहीं है। यहाँ जो राज्य सरकार और परिवहन विभाग जो कमिश्नर के आदेश होते हैं उनकी यहाँ कोई पालना नहीं होती है। और ये जो यहाँ के कर्मचारी हैं ना, वो राज्य सरकार और परिवहन विभाग की नियमों की अवहेलना करके ये जो डाक की व्यवस्था है, जो लाइसेंस की है या रजिस्ट्रेशन की है, इनको रोकना और डिले करना इनका मुख्य उद्देश्य है। परिवहन विभाग में जो ये सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, वर्षों से जो लगे हुए हैं, वो जहाँ 6 महीने के लिए यहाँ पे आते हैं और वो जूं और चींचड़े की तरह यहाँ चिपक जाते हैं और फिर वो बाबू पे भी धीरे धीरे हावी हो जाते हैं। और फिर जो जिस सीट पे बैठता है वो जितनी बाबू की वहाँ नहीं चलती है, इतनी तो वो वहाँ के सुरक्षा कर्मी हैं जो सिक्योरिटी गार्ड पे लगे हैं उनकी चलती है। और वो भी वो अंदर जाने के लिए भी उनको टोल टैक्स या पैसे देने पड़ते हैं। 10 रुपए दिए तो अंदर गया,
और अगर पैसे नहीं देते हैं तो कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ये है जोधपुर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र का परिवहन कार्यालय है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजेंटों की मनमानी चलती है। आम आदमी जो यहाँ काम करवाने आते हैं उन्हें धक्का खाना पड़ता है और अधिकारी अपनी सीट पर नहीं मिलते हैं। हमने कई लोगों से बात की, उन लोगों ने बताया कि जिस तरह के यहाँ हालात है, आम आदमी का काम नहीं होता है और एजेंट जो रिश्वत देते हैं उनका काम तुरंत हो जाता है और लोग भटकते रहते हैं। अजमेर के आयुर्वेद शिक्षण संस्थान के परिसर में स्थित खदान में देर रात एक महिला का शव बरामद किया गया है। मृतका घर से एक दिन पहले से लापता थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सावन का महीना शुरू होते ही जहां शिवालयों में महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं, वहीं प्रकृति का मनोरम नजारा भी शिव के अभिषेक के लिए तैयार है। सावन का महीना शुरू होने के साथ ही देश भर के शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर ओर बोल बम ताड़क बम के स्वर गूंज रहे हैं। जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित तारकेश्वर महादेव मंदिर में तड़के 4 बजे से ही जलाभिषेक का दौर चल रहा है। वहीं झारखंड महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तारकेश्वर मंदिर के नजारे। सावन का महीना चालू हो गया है, अब भक्त लोगों की बहुत भीड़ रहेगी। दूध और बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है और हर सोमवार को विशेष अवसर पर झांकियाँ वगैरह होती रहेंगी यहाँ पे और पुलिस की व्यवस्था है भक्तों के लिए लाइन से आने। जोधपुर में भी सावन के पहले दिन शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सूर्यनगरी जोधपुर में पूरे श्रावण मास शाम के अलग अलग शिवालयों को आकर्षक फूल मंडली से भी सजाया जाएगा। पंडितों के अनुसार इस श्रावण का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। साथ ही इस माह में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रावण मास जो है आज से प्रारंभ हुआ है और शास्त्रों में श्रावण को श्रवण यानी सुनने का मास, सेवा का मास कहा गया है। भगवान शंकर को अति प्रिय ये महीना है और इस महीने में रिमझिम बारिश होती है और भगवान शंकर जो कि जल के अभिषेक से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए इंद्रदेव भी श्रावण मास में भगवान शिव के निमित्त जलाभिषेक करता है। तो श्रावण मास को भगवान शिव का अति प्रिय मास कहा गया है और इस मास में जो भी भगवान शिव की सेवा करता है, जलाभिषेक करता है, भगवान शिव उनको अनंत और अपार फल प्रदान करते हैं। ये बड़े बच्चे, बालिकाएं, महिलाएं सभी बड़े चाव से करती हैं। कुंवारी कन्याओं को शिवजी भगवान अच्छा घर वर देते हैं और महिलाओं को सुहाग अमर होता है उनका, और सभी बड़े चाव से इसका व्रत करती हैं और पूजा पाठ करती हैं, चढ़ाती हैं। शिवजी भगवान इतने भोले कि कुछ भी चढ़ाओ उनके वो सब स्वीकार करते हैं और दिल खोल के देते। कोटा में भी सावन के पहले दिन शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लग गईं। भक्तों ने शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। आरंभ हुआ है, प्रतिपदा तिथि है। इसी के साथ यहाँ महादेव में बहुत काफ़ी भक्त आते हैं और हजारों की तादाद में बेलपत्र चढ़ते हैं। प्रतिदिन यहाँ 3 पहर की सेवा, 3 टाइम की आरती होती है और उसके साथ शाम को डेली श्रृंगार होते हैं
और हर सोमवार को विशेष श्रृंगार किया जाता है। केशोरायपाटन के कापरेन में ठीमली गांव आज भी बदहाली की कहानी कहता नजर आ रहा है। ये गांव नगर पालिका और प्रशासन की अनदेखी के चलते मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। आजादी के बाद भी वार्डवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। आसपास के गांवों के विकास को देखकर यहां के लोग नगर पालिका प्रशासन को कोसते हैं कि आखिर उन्हें काले पानी की सजा क्यों दी जा रही है। और यहाँ बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पीसीसी में पैरा टीचर्स ने जबरन घुसने की कोशिश की है। पीसीसी मुख्यालय में जबरदस्ती घुसे हैं ये पैरा टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं पीसीसी के सामने। पुलिस के साथ भी इन पैरा टीचर्स की झड़प हुई है। आपको बता दें, अपनी कुछ मांगों को लेकर पीसीसी मुख्यालय में जबरन घुसने की कोशिश की है इन पैरा टीचर्स ने। पुलिस के साथ भी इस कोशिश के दौरान इन पैरा टीचर्स की झड़प हुई है और अब ये धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं पैरा टीचर्स। और बुलेटिन के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कांग्रेस का फीडबैक कार्यक्रम जारी। मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रभारी सीएम हाउस में ले रहे हैं संभागवार बैठक। माउंट आबू में बीजेपी की चिंतन बैठक में बनी चुनावी रणनीति। स्वराज यात्रा की समापन सभा में नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। भाजपा ने रखा 4 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य। सावन के आगाज के साथ छोटी काशी में गूंजे शिव के जयकारे। मंदिरों में जलाभिषेक और कांवड़ यात्राओं का चल रहा है दौर। बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर लापरवाही की भेंट चढ़ा गरीबों का गेहूं। गोदाम होने के बावजूद खुले में रखने से खराब हुआ गेहूं। और चूरू के देवेंद्र झाझड़िया ने रचा इतिहास। पैरा ओलंपिक विश्व चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री ने दी बधाई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जन टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।